नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज मैं टीजीटी पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 और 2 में 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को उनकी व्याख्या सहित देखा। अब हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न कथन कारण का है। कथन ए, सार क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। कारण आर, लौह अयस्क का लारेन एवं लग्जेमबर्ग से आयात किया जाता है। ऑप्शन है ए तथा आर सही है तथा व्याख्या करता है। ए तथा आर सही है परंतु व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। इसका उत्तर होगा ए तथा आर सही है तथा व्याख्या करता है। जर्मनी में लौह अयस्क उद्योग का विकास रूर क्षेत्र और सार क्षेत्र में हुआ है। सार क्षेत्र जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। सार क्षेत्र में अधिकतर लौह अयस्क का फ्रांस, लारेन क्षेत्र से एवं लग्जेमबर्ग से आयात किया जाता है। रूर क्षेत्र से यहाँ एक और प्रश्न निकल रहा है कि भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं या भारत का रूर किसे कहते हैं। तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वातावरण तत्व तटस्थ है, इसका योग तकनीकी स्तर पर निर्भर है। यह बदलते हुए समाज, संस्कृति एवं अन्य विशेषताओं पर आधारित विचारधारा है। सामाजिक अथवा सांस्कृतिक नियतिवाद के संबंध में उक्त कथन किस भूगोलवेत्ता के हैं। ऑप्शन है जेम्स, जॉर्ज कार्टर, उलमैन, स्कार्फ। इसका उत्तर है उलमैन। सांस्कृतिक अथवा सामाजिक नियतिवाद मानवीय कारक पर जोर देता है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को निर्धारित करते हैं और हमारे कार्यों से हमारे पूर्व जगत की विशेषताएं प्रकट होती हैं। मनुष्य के लिए उसके आवास की प्राकृतिक एवं जैविक विशेषताओं का आधार स्वयं मनुष्य की तकनीकी ज्ञान, उसका कौशल और उसके कार्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई देश है जो आखेटकों के लिए महत्वपूर्ण है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कृषकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो। या दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे अफ्रीकी देशों में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं, किंतु तकनीकी रूप से पिछड़े होने के कारण यह देश इसका उपयोग करने में असक्षम है। उलमैन के अनुसार वातावरण तत्व तटस्थ है, इसका योग तकनीकी स्तर पर निर्भर है। यह बदलते हुए समाज, संस्कृति एवं अन्य विशेषताओं पर आधारित विचारधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ रूसी नगर हैं, दूसरी तरफ उनके उपनाम। रूसी नगरों में निजनी नोवगोरोड, टुला, इवानोवा, नोवोसिबिर्स्क है। उपनाम में रूस का पिट्सबर्ग, रूस का मैनचेस्टर, साइबेरिया का शिकागो, रूस का डेट्रॉयट। निजनी नोवगोरोड को रूस का डेट्रॉयट कहा जाता है। जिस प्रकार डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, उसी प्रकार रूसी नगर निजनी नोवगोरोड जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। टुला को रूस का पिट्सबर्ग कहा जाता है। जिस प्रकार पिट्सबर्ग इस्पात उद्योगों के लिए फेमस है, इसी प्रकार टुला क्षेत्र भी इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। इवानोवा को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर से संबंधित प्रश्न 2013 पीजीटी में पूछा गया था कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट है नोवोसिबिर्स्क। नोवोसिबिर्स्क को साइबेरिया का शिकागो कहा जाता है। नोवोसिबिर्स्क में बहुत सी ओर से रेलवे आकर मिलती है, इसलिए इसे साइबेरिया का शिकागो भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारा उत्तर होगा 4, 1, 2, 3 और हमारा उत्तर होगा निजनी नोवगोरोड रूस का डेट्रॉयट, टुला रूस का पिट्सबर्ग, इवानोवा रूस का मैनचेस्टर, नोवोसिबिर्स्क साइबेरिया का शिकागो। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि किस वर्ष से आरंभ हुई। ऑप्शन है 1951, 1961, 1971, 1981। इसका उत्तर होगा 1951। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 चरणों में बांटा जाता है। अगर हम इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें 1901 से लेके 2011 तक के जन्म दर और मृत्यु दर के आंकड़ों को दर्शाया गया है।
1901 से 1921 तक जन्मदर और मृत्यु दर लगभग बराबर थी। इस तरह जनसंख्या स्थिर थी। 1921 से 1951 के बीच में जनसंख्या में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें जन्म दर धीरे धीरे कम हुई और मृत्यु दर काफ़ी तेजी से कम होने लगी। परंतु 1951 से 81 के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर आ गया, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई। और लास्ट स्टेज 1981 के बाद निश्चित कमी के लक्षणों के साथ उच्च वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें जन्म दर मृत्यु दर तो कम हो ही थी, जन्म दर भी काफ़ी तेजी से कम होने लगी। इस तरह हम भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 चरणों में बांट सकते हैं। पहला चरण ये है 1901 से 1921 के बीच स्थिर जनसंख्या। दूसरा चरण 1921 से 51 के बीच में, जिसमें क्रमिक वृद्धि है, ये है। और तीसरा चरण है 1951 से 81 के बीच में तेजी से वृद्धि, जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर में काफ़ी अंतर आ गया था, जिससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और लास्ट स्टेज है 1981 से 2011 तक, जिसमें निश्चित कमी के साथ उच्च वृद्धि हो रही थी। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना का निर्माण जम्मू प्रखंड के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य चिनाब नदी के पानी का उपयोग कर बिजली उत्पन्न करना था, ताकि राज्य के प्रमुख नगरों के बिजली की मांग को पूरा किया जा सके। इसमें श्रीनगर तथा जम्मू भी शामिल है। इस परियोजना की शुरुआत 1986 में की गई थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़ इससे लाभान्वित होने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम औद्योगिक नीति कब बनी? ऑप्शन है 1948, 1956, 1966, 1950। इसका उत्तर होगा 1948। देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की नींव रखी गई। दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा 30 अप्रैल 1956 को हुई थी। 24 जुलाई 1991 में सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से विख्यात है। ऑप्शन है मकाओ, शंघाई, श्रीलंका, सिंगापुर। इसका उत्तर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में विभिन्न प्रजातियों और धर्मों के लोग आपस में मेल जोल से रहते हैं, इसलिए इसे पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोमेकोन पारस्परिक आर्थिक सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है रूस, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगरी। इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यह साम्यवादी देशों का संगठन था, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, पूर्वी जर्मनी, मंगोलिया, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा अल्बानिया प्रमुख सदस्य थे इसके। पूंजीवाद से लड़ने के लिए पारस्परिक आर्थिक व राजनीतिक सहयोग इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। 1989 में सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान के साथ ही यह संगठन अर्थहीन हो गया। 1990 में पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी का भी एकीकरण होने पर इस संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया तथा इसे औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, किस देश में आंतरिक जलमार्गों का विकास सर्वाधिक हुआ है? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसका उत्तर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग हैं। पहला है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग और दूसरा है मिसिसिपी जलमार्ग। ये सुपीरियर झील है, ये मिशिगन है, ह्यूरन, ईरी और इधर ओंटारियो झील। सेंट लॉरेंस सागरीय मार्ग जो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, आंतरिक भाग में 3760 किलोमीटर की दूरी तक इसमें आवागमन संभव है। सुपीरियर झील और
ह्यूरन झील को सू नहर जोड़ती है, इसी पर सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। जबकि ईरी झील और ओंटारियो झील को वेलेंट नहर जोड़ती है, इस पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कोलंबिया रिवर, सैक्रामेंटो रिवर, मिसिसिपी रिवर, मिसौरी रिवर, अरकनसास, टेनेसी, ओहियो और हडसन रिवर। हडसन नदी मार्ग जिससे न्यूयॉर्क शहर तक पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, उत्तरी कोरिया। इसका उत्तर होगा भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। यहाँ निजी संस्थाएं अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए काम करती हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र सभी नागरिकों के कल्याण और विकास के लिए काम करते हैं। यूएसए, फ्रांस और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है।